तो कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में एक प्राचीन मूर्ति मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया गया कि भगवान विष्णु और शिव की ये मूर्ति वहां एक पुल निर्माण के दौरान मिली। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति में दशावतार और शिवलिंग की झलक है, जिसमें लोगों को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इसे अयोध्या में रामलला की तरह दिखने वाली प्रतिमा भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तब सामने आई श्याम वर्ण की प्रतिमा में भी दशावतारों की झलक दिखाई देती है। आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं। ये मूर्ति जो निकली है वो एक भगवान की मूर्ति के समान है, जिसमें भगवान के कई रूपों को विस्तार से बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को पुल निर्माण के दौरान निकाला गया। वहां रहने वाले लोगों ने भगवान विष्णु की मूर्ति में दशावतार और शिवलिंग की झलक देखी। लोगों को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इस मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं और इस मूर्ति को अब मंदिर में रख दिया गया है और दूर दूर से लोग इस भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल जो मूर्तियां कर्नाटक के कृष्णा नदी में मिली हैं वो कई मायनों में अद्भुत हैं। इन मूर्तियों में एक शिवलिंग है जबकि दूसरी मूर्ति भगवान विष्णु की है। लोग इस बात से अचरज में हैं कि जो मूर्तियां यहां मिली हैं वो काफी हद तक वैसी ही है जैसे प्रतिमा अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई है। कर्नाटक के कृष्णा नदी की तलहटी में मिली इन मूर्तियों में भगवान कृष्ण के दशावतार और शिवलिंग शामिल है। दोनों प्रतिमाओं में देवता बीच में शोभित हैं और प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मूर्तियां जमाने में किसी मंदिर के गर्भगृह में सुशोभित रही होंगी। फिलहाल ये मूर्तियां इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि ये हूबहू वैसी है जिस तरह की मूर्ति को अरुण योगीराज ने राम मंदिर के लिए बनाया है। तो देखिए, ये वाकई हैरान करने वाली बात है और लोग इसी बात को लेकर अचरज में हैं कि आखिर 11वीं शताब्दी की जो मूर्ति भगवान विष्णु की मिली है वो आज की रामलला की प्रतिमा से इतना मिलता जुलती कैसे है। साथ ही एक शिवलिंग भी वहां से मिली है, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये मूर्ति बताई जा रही है कि 11वीं शताब्दी की ये मूर्ति है और चालुक्य राजवंश के दौरान इन मूर्तियों को स्थापित कभी किया गया होगा, ऐसा माना जा रहा है। अब ऐसे में कृष्णा नदी से इन मूर्तियों को मिलना कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भी इनसे जुड़ रही है। जो मूर्तियां कृष्णा नदी के तलहटी में मिली है उन्हें लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मूर्ति वेदों में वर्णित वेंकटेश्वर से काफी मिलती जुलती है। इस मूर्ति में कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके चारों ओर एक चमकीली आभा का पेडेस्टल है। इन मूर्ति को बनाने वालों ने इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को शामिल किया है। इस मूर्ति में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि को उकेरा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। मूर्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये मूर्ति कल्याण चालुक्य राजवंश के शासन के दौरान निर्मित हो सकती है। प्रतिमा में विष्णु की 4 भुजाएं हैं। इसमें ऊपर के 2 हाथों में शंख चक्र जबकि नीचे के हाथ वरदान देने की मुद्रा में है। हाँ, और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमाओं से मिलती जुलती है। हालांकि तमाम तरह की भिन्नताएं भी इसमें हैं। तो बता दें आपको, बिहार के जमुई में भी तालाब की खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली है। बताया जा रहा है कि प्राचीन मूर्ति अष्ट धातु की है। कोई इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा बता रहा है तो कोई सूर्य देव मानकर उनकी पूजा कर रहा है। जमुई में एक गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई, जहां दूर दूर से भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के जम्मू में जय श्री राम का जय घोष करते श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धा का ये सैलाब अष्ट धातु की उस दुर्लभ मूर्ति के दर्शन को उमड़ा है जो वहां के एक तालाब में खुदाई के दौरान मिली है। लोग खुदाई में मिली इस मूर्ति को भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बता रहे हैं। बैठक हुई तो सभी लोगों के सहमति से यही बात आई कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए
और मंदिर बनेगा। और अभी 72 घंटों का जो है इंतजाम अपना शुरू हुआ है, उसके बाद आगे की रणनीति बना के जो मंदिर बनाने का कार्यक्रम किया जाएगा। इस बीच मूर्ति की खबर फैलते ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ तेजी से जुटने लगी है। फिलहाल कुछ लोग मूर्ति को उठाकर नजदीक के एक मंदिर में ले गए हैं, जहां उसे स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति मिलने के बाद पुजारियों ने मंदिर में स्थापित इस प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू कर दी, तो वहीं श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। वहां भक्तों का रेला है और पूरे इलाके में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। लोग मूर्ति मिलने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब से मिली मूर्ति करीब 15 से 1600 साल पुरानी हो सकती है। पूरे मामले पर प्रशासन की भी नजर है। उसने सही और सटीक जानकारी के लिए मूर्ति की तस्वीर पुरातत्व विभाग को भेज दी है। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां रोज हजारों लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आस्था स्पेशल ट्रेनों का अयोध्या पहुंचना जारी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा से लगातार ट्रेनें पहुंच रही हैं। रामलला के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वालों में आम लोग भी हैं और अब वीवीआईपी भी भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि नवरात्र में रामलला के विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की जा सकती है। यही नहीं, नवरात्र में रामलला को आदिवासी भोजन परोसने की योजना है। 9 विशेष दिनों में रामलला को कंद मूल का भोग लगाया जाएगा। यही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि नवरात्र में रामलला की पूजा पद्धति विशेष तरीके से होगी। इस बीच लगातार भक्त देश के कोने कोने से रामलला के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों का कैसा है उत्साह, चलिए वो आपको सुनाते हैं। और अपनी दोस्त के साथ श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को मतलब पहली हमारी जो छत्तीसगढ़ से आस्था ट्रेन जा रही है उसमें जाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं मोदी जी को और हमारी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम। बहुत ही आलीशान व्यवस्था की गई है। इतना सिस्टमेटिक, इतने लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी कहीं भी भगदड़ वाली स्थिति नहीं है। राम जी के दर्शन 500 साल बाद और कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा जन्म सिद्ध हो गया। हम इस जन्म में तो हम बिल्कुल तर गए बोल। इसमें 1344 लोगों की बोर्डिंग यहीं से दुर्ग से ही है। इसके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं और 3 DFMD के साथ 3 डोर लगाए गए हैं, जहां चेकिंग करके उनको प्लेटफॉर्म पे एंट्री दिया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। भगवान बद्रीनाथ के भक्तों के लिए बसंत पंचमी यानी कि 14 फरवरी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन तय होगा कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट किस तारीख को खुलेंगे। हालांकि इससे पहले बद्रीनाथ धाम के पास पांडुकेश्वर में देवरा महोत्सव शुरू हो चुका है। वहां धन के देवता कुबेर का नया मंदिर बनाया गया, जहां बसंत पंचमी तक अनुष्ठान, यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर महिलाओं ने अलकनंदा किनारे से कलश यात्रा निकाली। महिलाएं कलश लेकर पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर पहुंची। इस महोत्सव के लिए पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। भगवान कुबेर, जिन्हें बद्रीनाथ क्षेत्र का राजा के तौर पर पूजा उनकी की जाती है, इसलिए उनके इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजा पांडुकेश्वर का कुबेर मंदिर, जिसकी सभी दिशाएं वेद मंत्रों से गूंज रही हैं। कुछ इस अंदाज में चमोली के पांडुकेश्वर में देवरा महोत्सव की शुरुआत हुई। जहां धन वैभव के राजा यक्षराज कुबेर की पूजा अर्चना होगी। भगवान कुबेर को बद्रीनाथ क्षेत्र के राजा के रूप में पूजा जाता है और यही वजह है कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से ग्रामीण पांडुकेश्वर पहुंच रहे हैं।
भगवान कुबेर जी का जो मंदिर बना हुआ है। और आज कुबेर देवरा जो 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 7 तारीख से 14 तारीख तक बसंत पंचमी के दिन तक जो कुबेर देवरा का कार्यक्रम चलेगा पांडुकेश्वर गांव में। और यहाँ देख सकते हैं आज जो फर्स्ट दिन से स्टार्टिंग हुई है वो हुई है कलश यात्रा को लेकर के। और यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, महिलाएं देखिए, बहुत सारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल, बहुत सारे और जो समिति के लोग हैं वो सभी आए हुए हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक परिधान में शामिल महिलाओं ने अलकनंदा तट से कलश यात्रा निकाली। तो वहीं कुबेर मंदिर के पास धर्माचार्य पंडितों ने यज्ञ किया। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ में सेना के बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। बताया गया कि बीते महीने यानी जनवरी में नए मंदिर में भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित हुई। अब नए मंदिर बनने के उपलक्ष्य में ये महोत्सव किया जा रहा है, जिसके लिए गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। कुबेर मंदिर में पूजा प्रारंभ हुई है। पूजा प्रभात की वेला में भगवान की पूजाएं होंगी नित्य प्रति। तत्पश्चात भगवान कुबेर का यज्ञ किया जाएगा और पुनः 2 बजे से श्रीमद् भगवत कथा, स्थल पुराण, पांडवों का आख्यान, ये सब सुनाया जाएगा। ये कुबेर महोत्सव 14 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक चलेगा और बसंत पंचमी के दिन ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने का दिन टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में घोषित किया जाएगा। पांडुकेश्वर से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर के खूबसूरत वादियों के बीच, जहां पहाड़ों ने श्वेत श्रृंगार किया हुआ है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर कुछ ऐसा ही नजारा है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बाद पहाड़ों पर और ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और जो लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं उनकी खुशी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी के बीच लोग जश्न मनाने में जुटे हैं। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ और नीचे इस बुजुर्ग जोड़े का ये खूबसूरत लोक नृत्य। गद्दी वेशभूषा में नृत्य कर रहे ये बुजुर्ग बर्फबारी के लिए भगवान राम का शुक्रिया कर रहे हैं। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का भरमौर, जहाँ के स्वाई गरोला गांव के रहने वाले बुजुर्ग भजन राम बर्फबारी से इतने खुश हुए कि अपनी पत्नी के साथ बर्फ की बारिश में ही झूम उठे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस जोड़े ने यहाँ की पहचान चोला डोरा पहनकर ये मनमोहक नृत्य किया। ये वही चोला डोरा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी केदारनाथ में पूजा अर्चना के दौरान पहना था। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का ऐसे लुत्फ उठाया जा रहा है तो राज्य से सटे जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के बीच लोग क्रिकेट खेलते नजर आए। एलओसी के पास बांदीपोरा में गुरेज प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। सेना की पहल पर ये स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जा रही है। गुरेज वादी में ये स्नो क्रिकेट देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और यहाँ तक कि इस खेल का मजा पर्यटक भी यहाँ पर अब लेने लगे हैं। गुरेज भारी बर्फबारी से अमूमन 6 महीने तक जम्मू कश्मीर के दूसरे अहम हिस्सों से कटा रहता है। ऐसे में वहाँ के युवाओं को प्रेरित करने के लिए विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमारे इस गुरेज में जो इसका टूर्नामेंट लगा है, आर्मी के जरिए लगा है, जो हमारी GR यूनिट है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। हमारे बच्चों को जैसे वो खेल कूद में वो इंटरेस्ट करते हैं और खेल कूद में इनको हर एक फैसिलिटी देते हैं,
हम इनके हम शुक्रगुजार है। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर इंडियन आर्मी का, क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट टूर्नामेंट GPL के नाम से, गुरेज प्रीमियर लीग के नाम से, काफ़ी जवानों को इन्होंने यहाँ पर एंगेज किया, क्योंकि इनका एक बड़ा टारगेट जो है, क्योंकि जवान ड्रग्स की ओर न जाए, खेलकूद की ओर जाए। जाहिर है हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी के बावजूद लोग खुद को सकारात्मक रखने के लिए कुछ न कुछ खास कर रहे हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है, यानी मुश्किल हालात में भी कैसे खुद को खुश रखें। ये पहाड़ के इन बाशिंदों से सीखना चाहिए। चंबा से विशाल आनंद के साथ और बांदीपोरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी राज्यों में बर्फकाल का आपातकाल चल रहा है, क्योंकि अब इन स्थितियों से निपटने के लिए वहां हाईटेक तरीके अपनाए जा रहे हैं। हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बर्फ कटर समेत एक से बढ़कर एक मशीन उतारी गई है, ताकि सड़कें तुरंत खोल दी जाएं और लोगों को राहत मिल सके। ये तस्वीरें उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के पास हर्षिल की हैं, जहां बर्फीला तूफान कुछ इस तरह आया। पहाड़ों पर आम तरीके से बर्फबारी होने के अलावा कुछ इस तरह भी लोगों पर आफत आती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अब इनसे टक्कर लेने के लिए देश के सभी पहाड़ी राज्य हाईटेक हो चुके हैं। इनसे लड़ाई के लिए ये मशीनें उतार दी गई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू की हैं, जहां बर्फ की चट्टानों और बड़े बड़े गोलों को ये मशीनें उठाकर सड़क के किनारे कर रही हैं, ताकि सड़क लोगों को दिखे और आवाजाही फिर शुरू हो। इसके लिए कहीं बर्फ कटर मशीन लगाई जा रही है तो कहीं JCB। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में 180 सड़कें बंद है, जिसमें से सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति में बंद है, जो जिनकी संख्या 152 है। और कुल्लू जिला में बंजार, मनाली और कुल्लू मंडल के अंतर्गत जो है 28 सड़कें बंद है। इन सड़कों को खोलने के लिए विभाग द्वारा JCB, डोजर और स्नो कटर का प्रयोग किया जा रहा है, तथा सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता अनुसार जो है मशीनरी लगाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सड़क सुविधा प्रदान हो सके। ये मशीनें पहाड़ों की जरूरत हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के जोजिला की हैं, जहां बर्फ से भरा रास्ता खोलने के लिए BRO की ओर से टैंक जैसी मशीन लगाई गई है, जिससे बर्फ काटी जा सके। अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाई गई इन मशीनों को देखिए। प्रशासन ने यहां बर्फ काटने वाली हाईटेक मशीनों का बड़ा बेड़ा तैयार कर दिया है, यानी इन मशीनों से बर्फ कटेगी भी और इन्हें किनारे भी लगाया जाएगा। इसमें हमारे पास स्नो ट्रक्स हैं, हमारे पास यूनिमॉग्स हैं, हमारे पास स्नो कैट्स हैं, छोटी मशीन्स, ट्रक माउंटेड ब्लेड्स जिन पे होते हैं, और हमारे पास बाकी लोडर्स हैं, व्हील लोडर्स हैं, पिकअप वैन्स हैं, जो हमें वर्कशॉप मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। जाहिर है बर्फकाल से निपटने के लिए हाईटेक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को दिक्कत न हो और ऐसे हाईटेक तरीके अपनाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आशा करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन आप अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।